ऑल ऑफ यू, मैं सुमेश सिंह आपके साथ जुड़ रहा हूं अपने चैनल संकल्प एकेडमी प्लस के थ्रू। और आप सभी स्टूडेंटों का मोस्ट वेलकम, मेरे सभी सब्सक्राइबरों का मोस्ट वेलकम। आप सभी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके साथ अपने अच्छे कंटेंट लेकर के आपके साथ जुड़ा रहूं। क्लास 10th के लिए हम लोगों ने अभी तक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट कर दिया है और आज हम लोग जुड़ने जा रहे हैं अपने नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक होने जा रहा है दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप बोलते हैं ना कि चलो भाग जाओ यहाँ से, मेरे जगह को छोड़ के भाग जाओ यहाँ से, तो ये वही भागने वाला रिएक्शन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो मजबूत होगा वही किसी दूसरे को भगाएगा, जो मजबूत नहीं होगा वो किसी दूसरे को नहीं भगा सकता है। भले ही प्लेस आपका हो, लेकिन अगर आप कमजोर रहोगे तो आपको कोई भी आपके जगह से क्या कर देगा, हटा देगा। इसलिए बी स्ट्रांग, बी हेल्दी, बी फिट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। नाम होने जा रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है चेंजिंग अ प्लेस। आप प्लेस का चेंजिंग करते हो, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। या फिर चेंजिंग अ पोजीशन, आपके पोजीशन का चेंजिंग होता है, दैट मीन डिस्प्लेसमेंट। एंड द अनदर सिनोनिम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है प्लेस का चेंज हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह प्लेस पे चले जाना और दूसरी जगह जो पर्सन है उसको अपने प्लेस पे क्या कर देना, लेकर के आ जाना। ये हमारा क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। या पोजीशन का जिसमें क्या होता हो, चेंजिंग होता हो, दैट मीन्स वो क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो मैंने वही लिखा भी है कि डिस्प्लेसमेंट मीन्स जनरली चेंजिंग ऑफ प्लेस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, प्लेस का चेंजिंग होना, जगह का क्या होना, चेंजिंग होना। या फिर इसका दूसरा वर्ड नेम है दैट इज द चेंजिंग ऑफ पोजीशन। या फिर जो हमारा पोजीशन है उस पोजीशन से हमको क्या कर देना, चेंज कर। जैसे देखो मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और कोई मुझसे ज्यादा क्या है, मुझसे ज्यादा रिएक्टिव आया, मुझसे ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हेल्दी पर्सन आया, बॉडी बिल्डर आया और बोला कि अरे सुमेश सर आप अपने आप को बहुत बॉडी बिल्डर समझते हो ना, देखो मैं आपसे ज्यादा बॉडी बिल्डर हूँ। तो अगर वो मुझसे मजबूत है तो मुझे अपने भाग करके मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना जगह क्या कर देना पड़ेगा, चेंज कर लेना पड़ेगा। फिर वो जो पर्सन आया है वो वहां पे आके क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। दैट मीन द चेंजिंग ऑफ पोजीशन। ये क्या हो गया, पोजीशन का चेंजिंग हो गया, पोजीशन का चेंजिंग हो गया, प्लेस का चेंजिंग हो गया। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वो क्या हो गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट। बट क्या हम एग्जाम में ऐसे लिखेंगे सुमेश सर हेल्दी थे, सुमेश सर काफी बार बार जिम की बात करते रहते हैं तो उनका ये ऐसे नहीं। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा बोला कि दिस इज द मोर रिएक्टिव, डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव। क्लियर, ये डिस्प्लेसमेंट। बट हाउ कैन वी डिफाइन, क्योंकि एग्जाम तो आपको क्या कहता है, डिफाइन कैसे करते हो, आप कैसे हो ये नहीं वैल्यू करता है, आप दिखते कैसे हो, आप अपने आप को एक्सप्लेन कैसे करते हो ये वैल्यू करता है। ठीक है, तो आप हाउ कैन यू डिफाइन दैट, तो डिफाइन कैसे करेंगे, तो कहता है दोज केमिकल रिएक्शन इन विच, ठीक है, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव मेटल, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव मेटल, वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल मतलब जो हाईली रिएक्टिव है वो मेटल, ठीक है, डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल, जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल क्या करें, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस, मोर रिएक्टिव मेटल क्या करें, अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को किसी भी क्या करें, फ्रॉम इट्स एक्वस साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, दोज केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, तो इसी रिएक्शन का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब दोज केमिकल रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड, फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बोलोगे सर क्या मेटल ही मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, तो डिपेंड करता है। मेटल अगर मोर रिएक्टिव है तो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अगर वो क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है, अगर वो क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल क्या करेगा, नॉन मेटल अपने से लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को क्या कर देगा, वहां से डिस्प्लेस कर देगा। तो ये डिपेंड करेगा कि रिएक्शन का सिचुएशन कैसा है, रिएक्शन का कंडीशन कैसा है। ठीक है, तो फॉर सबके लिए डिफिनेशन तो वही होगा, दोज केमिकल रिएक्शन विद द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड, फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन। या फिर those chemical reaction in which the more reactive non-metal displaces the less reactive non-metal from their compounds, this is called the displacement reaction. For example, ऐसे तो ये क्या हुआ, हमारा डिफिनेशन हुआ, बट हाउ कैन वी इक्वेशन। तो चलिए सबसे अच्छा होगा कि इतना जो मैं बता रहा हूं अगर मैं थोड़ा सा इक्वेशन से बता दूंगा और ज्यादा आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपाउंड विच इज AB, एक कंपाउंड है जो कि हमारा क्या है, AB है। ठीक है, AB जो एक कंपाउंड है वो रिएक्शन कर रहा है किससे, रिएक्ट विथ C। AB इज अ कंपाउंड रिएक्ट विथ C।
वेयर सी इज मोर रिएक्टिव, जो सी कैसा है, मोर रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। तो सी क्या करेगा, सी क्या करेगा, अपने से लेस रिएक्टिव का, ठीक है ना, अपने से लीस रिएक्टिव एलिमेंट को या अपने से लेस रिएक्टिव जो भी स्पीसीज है उसे क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो सी से लेस रिएक्टिव स्पीसीज इसमें कौन सा है, बी है। ऐसा हमने एज्यूम किया है, मान लिया है कि सी जो है वो मोर रिएक्टिव है और बी जो है वो सी के रिस्पेक्ट में क्या है, लेस रिएक्टिव है। देन आफ्टर सी डिस्प्लेसेस द बी, सी क्या करेगा, बी को यहां से डिस्प्लेस कर देगा। देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ए सी प्लस क्या हो जाएगा, बी। Means you can be say that the more reactive element displaces the less reactive element from their compound. This is called the displacement reaction. ये क्या है हमारा, displacement reaction. Clear? वही मैंने यहाँ पे वर्ड के फॉर्म में, सेंटेंस के फॉर्म में भी लिख दिया है। Here is a compound AB. मान लो कि एक कंपाउंड हमारा क्या है, AB है, which react with element C, जो कि एलिमेंट C से क्या करता है, रिएक्ट करता है। Then formation of AC and B, जिससे कि दो कंपाउंड फॉर्म होते हैं। कंपाउंड इज AC एंड ऑल्सो द B। कब बनेगा, दिस इज बिकॉज, ये तब बनेगा, ऐसा कब बनेगा, ऐसा तब बनेगा विच C इज मोर रिएक्टिव। ऐसा तब होगा, AC कब बनेगा, जब C क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। किसके रिस्पेक्ट में, देन B, B के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। सो वी कैन से दैट B फ्रॉम AB टू फॉर्म AC, और इस तरह से B क्या हो जाएगा, AB से डिस्प्लेस होकर के वहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, AC का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। मींस डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग, डिस्प्लेसमेंट इतना कुछ भी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मींस चेंजिंग ऑफ प्लेस। अगर चेंजिंग ऑफ प्लेस मींस मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। लेस रिएक्टिव कभी भी मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। जब भी डिस्प्लेस करेगा तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। वो मेटल मेटल को डिस्प्लेस करेगा, नन मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। क्लियर हो गया, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ आपको समझना है कि कौन मोर रिएक्टिव है और कौन क्या है, लेस रिएक्टिव है। चलिए ये कैसे पता चलेगा मैं आगे बताऊंगा। अभी आप इतना याद रखेंगे, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव फ्रॉम देयर कंपाउंड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल के फॉर्म, ये तो इक्वेशन था, एक एग्जांपल लेते हैं। वी कैन टेक ए कंपाउंड विच इज कॉल्ड द CuSO4। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग किसका, CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है, इस कॉपर सल्फेट का हम लोग क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो मीडियम चाहिए ना, जिस मीडियम में क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो। रिएक्शन करने के लिए कोई तो मीडियम चाहिए। जैसे मुझे कोई काम करना है तो हमें कोई सिस्टम चाहिए, वहां पे मैं काम करूंगा। तो वैसे ही कहते हैं कि कोई ना कोई तो मीडियम चाहिए जहां पे क्या होता हो, रिएक्शन प्रोसीड करता हो। देन वी कैन टेक द CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन। कैसा लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, CuSO4 लेंगे और उसको वाटर के साथ क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। देन आफ्टर रिएक्ट विद द मैग्नीशियम, और फिर CuSO4 को मैग्नीशियम के साथ क्या करा देंगे, रिएक्शन करा देंगे। मतलब CuSO4 का को एक सॉल्यूशन बना लेंगे, CuSO4 का पानी डाल करके, और उसमें तब ऊपर से मैग्नीशियम मेटल को उसमें क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो क्या होगा, तो कहता है मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव। मैग्नीशियम कैसा होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम मेटल है, तो अभी मैंने बताया था ना कि मोर रिएक्टिव मेटल अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा। तो मैग्नीशियम मेटल है तो मेटल मेटल को डिस्प्लेस करेगा। तो कॉपर सल्फेट में मेटल का पोर्शन कौन सा है, Cu। पता है आपको कॉपर क्या होता है, मेटल। तो मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है कॉपर से, सो मैग्नीशियम डिस्प्लेस द कॉपर। इसलिए मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को भी यहां से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ Cu वहां से भागा, तो Cu जब वहां से भागा तो उसके प्लेस पे क्या चला गया, Mg चला गया। देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ MgSO4, तो वहां से क्या बन गया, MgSO4 का फॉर्मेशन हो गया। एंड देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ Cu बाहर आया, तो Cu बाहर निकला तो किस फॉर्म में निकलेगा, तो Cu सॉलिड के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। मतलब कि जिस फॉर्म में Mg था उसके जगह पे कॉपर चला जाएगा, और जहां पे कॉपर था उसके प्लेस पे क्या चला जाएगा, Mg चला जाएगा। ऐसा कब हुआ, व्हेन Mg इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कहता है ऐसा तब हुआ जब Mg कॉपर के रिस्पेक्ट में क्या था, हाईली रिएक्टिव था, तब हुआ। बट हाउ कैन पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हुआ, तो कहते हैं पॉसिबल ये ऐसे हुआ। ठीक है ना, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के देखो, ये पॉसिबल तब ऐसे हुआ जब आप इसको ऐसे समझोगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे मिटाऊंगा तभी मैं आपको समझा पाऊंगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ा सा मिटा करके आप इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। हाउ कैन ये दिस प्रोसीड, ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे किया है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि कॉपर सॉलिड के फॉर्म में फिर कैसे निकल गया, तो ये आपको समझाना मुझे काफी क्रिटिकल हो जाएगा बाद में। तो इसलिए समझो मैंने क्या लिया है, CuSO4 कैसा सॉल्यूशन लिया है, एक्वस। रिएक्शन किसके साथ कराया है, इन द फॉर्म ऑफ Mg सॉलिड। रिएक्शन
ठीक है ना। अब देखो कोई भी कंपाउंड CuSO4 इज अ टाइप ऑफ ए आयनिक कंपाउंड। CuSO4 कॉपर सल्फेट क्या है, आयनिक कंपाउंड है। और जब किसी भी कंपाउंड को आप आयनिक हो या फिर नॉन आयनिक हो, जब उसे वाटर में डिसॉल्व करते हो तो उसके बॉन्ड को क्या करता है, डिसोसिएट करता है। तो जब कॉपर सल्फेट को तुम पानी में डालोगे देन कॉपर सल्फेट आयोनाइज कॉपर सल्फेट क्या करेगा, आयोनाइज करेगा। देन व्हाट अबाउट द फॉर्म SO4। अब सल्फेट पे कितना माइनस जाएगा, 2 माइनस, बिकॉज व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सल्फेट, SO4 2 minus. So the formation of SO4 2 minus, if they contain 2 minus, अगर सल्फेट पे 2 माइनस आया तो जितना माइनस उतना क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में प्लस होता है। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ Cu2 प्लस। SO4 2 माइनस, तो SO4 जब 2 माइनस हुआ तो माइनस जब 2 है तो प्लस कितना होगा, तो उसके जस्ट इक्वल क्या होता है, प्लस होता है। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस। अब देखो यहां से क्या है, Mg इज ए मेटल, Mg क्या है, मेटल है। और मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो बाबू। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 282, 12 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का जब एटॉमिक नंबर 12 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे मैग्नीशियम का तो कितना आएगा, 282 आएगा। मींस आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, कितना लॉस कर, जल्दी जल्दी समझो। व्हाट अबाउट द मैग्नीशियम लॉसेस द इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा सॉल्यूशन में, 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द Mg2+। और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्या फॉर्म कर देगा, Mg2+। अब देखो Mg2+ एंड Cu2+, Mg इज मोर रिएक्टिव, दिस इज मोर रिएक्टिव, ये कैसा है, मोर रिएक्टिव है। और Cu2+ क्या है, दिस इज लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। अब आपको पता है ना, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव। इस तरह से Mg क्या करेगा, कॉपर को यहां से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। और डिस्प्लेस करने के बाद क्या करेगा, Mg डिस्प्लेस करने के बाद क्या करेगा, Mg2+, किसको डिस्प्लेस करेगा, Cu2+ को। तो Mg ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, यहां से लॉस किया है। तो Mg2+ एंड SO4 2 माइनस, 2+ एंड 2 माइनस कैंसिल एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ MgSO4। तो इस तरह से यहां पे क्या हो गया, MgSO4 एक्वस, क्योंकि पानी में बनेगा। सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ MgSO4 एक्वस प्लस यहां से क्या निकला, Cu2+। अब Mg ने कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो Mg ने जितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है वो कौन गेन कर लेगा, Cu2+। तो Cu के ऊपर कितना प्लस है, 2। मींस Cu का 2 इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। Cu का 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो कितना लॉस हुआ है, 2। मींस Cu पे 2 इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ है। तो Mg ने जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है वो Cu2+ गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो न्यूट्रल स्टेट में चला जाएगा। दैट मींस Cu सॉलिड। दिस इज द इक्वेशन ऑफ MgSO4 एंड Cu। हाउ कैन प्रोसीड कैसे हुआ, बिकॉज दिस इज एन आयनिक सॉल्यूशन, ये एक आयनिक सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट एक आयनिक कंपाउंड है, वाटर में डिसोसिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ Cu2+, SO4 2 माइनस। Mg सॉल्यूशन में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ Mg2+। Mg2+ is more reactive than Cu, so it displaces the Cu2+, इसलिए Mg कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। और Mg का 2+ और SO4 2 माइनस, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव न्यूट्रलाइज एंड फॉर्म द MgSO4। किसी के ऊपर 2 और 2 माइनस ऐसा कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीट 2+ 2 माइनस न्यूट्रल एंड फॉर्मेशन ऑफ MgSO4 कहां बनेगा, वाटर में बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड MgSO4 एक्वस होगा। प्लस कॉपर क्या होगा, तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और कॉपर में जितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है उतना Mg ने भी लॉस किया है। अब Mg का 2 इलेक्ट्रॉन वाटर में घूम रहा होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को चाहिए क्योंकि उसे तो क्या करना है, न्यूट्रलाइज होना है। कॉपर इसका 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या हो जाएगा, Cu सॉलिड स्टेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रोसीड करेगा। क्लियर। अब जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां पे हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू हमने कुछ कंक्लूजन निकाला कि ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, इसके थ्रू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या क्या क्राइटेरिया आता है, कौन कौन से कैरेक्टर देखने को मिलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो कहता है कि एनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो वो तो इसी तरह से प्रोसीड करेगा। तो जब एक केमिकल इक्वेशन ऐसे प्रोसीड करता है तो सारे केमिकल इक्वेशन जो डिस्प्लेसमेंट को फॉलो कर रहे हैं वो सेम तरह से फॉलो करेंगे। तो कहता है कि इस केमिकल इक्वेशन के थ्रू जो डिस्प्लेसमेंट को फॉलो कर रहा है उसके थ्रू हमने कुछ यहाँ पे क्या निकाला है, कंक्लूजन निकाला है कि केमिकल इक्वेशन जो फॉलो करते हैं डिस्प्लेसमेंट को वो कौन कौन से क्राइटेरिया को लेकर के दिखाते हैं। तो पहला कहता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा विच फॉलो द डिस्प्लेसमेंट, वैसे केमिकल रिएक्शन जो डिस्प्लेसमेंट
के थ्रू बनते हैं, मींस वैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो इस रूल को फॉलो करते हैं उसमें कहता है कि पहला क्राइटेरिया ये देखने को मिलता है कलर चेंजिंग। मींस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पहला क्राइटेरिया ये है कि उसमें क्या होता है, कलर का क्या होता है, चेंजिंग होता है। इसे देखो, जब आपने कॉपर सल्फेट लिया था तो इसका कलर कैसा था, आप देखो ब्लू कलर का था। कॉपर सल्फेट का पहले कलर क्या था, ब्लू कलर का था। मतलब पहले जब रिएक्टेंट था तो पूरे रिएक्टेंट के सॉल्यूशन का मीडियम कैसा था, ब्लू कलर का था, ठीक है। और हमने जब Mg डाला था तो मैग्नीशियम का कलर किस कलर का था, सिल्वर व्हाइट, चांदी की तरह का था, क्या था, व्हाइट कलर का था। लेकिन जैसे ही यहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ तो अब जो सॉल्यूशन ब्लू कलर का था अब वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। मींस कलर का क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। ब्लू कलर से किस में चेंज कर रहा है, कलरलेस में चेंजिंग कर रहा है। इसके बाद से जो पहले आपका मैग्नीशियम का कलर कैसा था, सिल्वर व्हाइट था, ठीक है ना। मींस जो हाईली रिएक्टिव था उसका कलर कैसा था, सिल्वर व्हाइट था। अब वहां पे जो मेटल बन रहा है अब वो सिल्वर व्हाइट ना होकर के कैसा हो रहा है, रेडिश ब्राउन कलर का हो रहा है। मींस कलर का चेंजिंग हो रहा है, ब्लू कलर से मीडियम का सॉल्यूशन कलरलेस हो जा रहा है और मेटल का कलर जो सिल्वर व्हाइट था अब वो कैसा हो रहा है, रेडिश ब्राउन हो रहा है। मींस इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कलर कैन बी चेंजेस। आप हमेशा याद रखेंगे किसी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली कलर का चेंजिंग जरूर होता है और ऐसे क्वेश्चंस आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर। तो द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द चेंज इन कलर। कलर का क्या होता है, चेंजिंग होता है। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड, changing of precipitate. The first of all, the second term is precipitate, the solid substance which is क्या सेटल डाउन इन द कंटेनर। जहां आप सॉल्यूशन, जैसे आप रिएक्शन जो करा रहे हो, जैसे ये रिएक्शन करा रहे हो, तो आप रिएक्शन कहां कराओगे, कोई ना कोई कंटेनर में कराओगे, ठीक है। तो जिस कंटेनर में आप रिएक्शन कराओगे तो जो मेटल यहाँ पे बन रहा है, जैसे कॉपर जो मेटल के फॉर्म में बन रहा है तो कॉपर मेटल सॉलिड के फॉर्म में बनेगा। अब ये सॉलिड जो होगा वो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड तो कभी घुलता नहीं है, तो दे विल बी सेटल डाउन। ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में नीचे क्या कर जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में बैठ जाएगा, विच इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। इसी का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। इसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट, एंड विच इज इंडिकेटेड बाय पीपीटी। और इसी को हम किससे इंडिकेट करते हैं, पीपीटी के थ्रू क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो आप यहां देखो कि आप जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने यहां पे कराया तो क्या कोई पीपीटी बना, हाँ बना, क्या कॉपर सॉलिड के फॉर्म में निकला, जो कि क्या होगा, पीपीटी के फॉर्म में सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। देन सेकंड क्राइटेरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दैट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। थर्ड क्राइटेरिया, दिस इज शोन बाय आयनिक कंपाउंड। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो डिस्प्लेसमेंट को कराने के लिए कोई ना कोई आयनिक कंपाउंड को हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कराया Mg के थ्रू, तो जब Mg के थ्रू हमने डिस्प्लेसमेंट कराया तो इसके लिए हमने एक आयनिक कंपाउंड लिया। कौन सा हमने आयनिक कंपाउंड लिया, CuSO4। आप यहां देख रहे हो खुद यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि Cu2+ और SO4 आयन में क्या कर रहा है, आयन में डिवाइड कर रहा है। तो you can say that for displacement reaction the third important thing is that formation of using of आयनिक कंपाउंड। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराना है तो आपको कोई ना कोई एक आयनिक कंपाउंड को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। बिना आयनिक कंपाउंड के कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन जो डिस्प्लेसमेंट को फॉलो करते हैं वो नहीं हो पाएगा। मींस यूजिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड, आपको आयनिक कंपाउंड का यूज करना पड़ेगा। एंड द फोर्थ इज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर जनरली रेडॉक्स रिएक्शन। जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। अब कहते हैं कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, आने वाला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आगे जस्ट आपको पढ़ना है रेडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मींस रेडॉक्स रिएक्शन है दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। रेडॉक्स रिएक्शन वैसे रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होता है, साथ साथ होता है, और इसी रिएक्शन का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। और जितने भी आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं वे सारे क्या होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं जनरली, ठीक है। तो दैट्स फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉलो द रेडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन को क्या करता है, फॉलो करता है। अब बोलोगे सर यहां पे आप नहीं समझा रहे हो, मैं इसलिए अभी नहीं समझा रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप थोड़ी देर के लिए इसको रोकिए। इतना जान जाइए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन को फॉलो करते हैं। जब मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन बताऊंगा वहां पे मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल आप उसके लिए निश्चिंत रहो, ठीक है। तो द फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट की। फर्स्ट चेंजिंग इन कलर, सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड यूजिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड, एंड फोर्थ इज दैट इट इज सो द
रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाउ कैन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रोसीड, ये हमने बात किया, एग्जाम्पल हमने रेडॉक्स रिएक्शन का एक दिया। अब हमारी बात होती है कि हाउ कैन वी नो दैट विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव एंड विच इज लेस रिएक्टिव। हम यहां पे तो आपको बता दिए कि मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है तो कॉपर को क्या करेगा, यहां से डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है और कौन सा मेटल क्या है, लेस रिएक्टिव है। इसके लिए मैंने यहां पर आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताया है कि नाउ ए क्वेश्चन अराइज, कहता है कि अब ये क्वेश्चन अराइज होगा क्या, हाउ कैन वी नो दैट विच मेटल इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। कहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा एलिमेंट, कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव होगा और कौन सा लेस रिएक्टिव होगा, कौन सा नॉन मेटल मोर रिएक्टिव होगा और कौन सा नॉन मेटल क्या होगा, लेस रिएक्टिव। ये हमें कैसे पता चलेगा सर। तो कहता है इसके लिए आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, नोन एज एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना पड़ेगा जिसके थ्रू आप देखोगे कि कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है और कौन सा मेटल क्या है, लेस रिएक्टिव है। अब कहता है कि रिएक्टिविटी सीरीज सर एक नया तरह का जीव कहां से आ गया, स्पीसीज कहां का आ गया। तो केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिस लड़के को रिएक्टिविटी सीरीज याद है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गलत नहीं कर सकता है, उसे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन डिस्प्लेस करेगा, कौन सा डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो चलिए मेरा रेड अलर्ट एरिया यहां से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स अब आप कंसंट्रेट हो जाइए। वी स्टार्टेड दैट रिएक्टिविटी सीरीज। व्हाट अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज, द सीरीज ऑफ मेटल इन विच मेटल्स आर अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम। कहता है कि ये मेटल का क्या है, एक सीरीज है जिसमें मेटल को हम वर्टिकल कॉलम में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, मतलब मेटल को हम वर्टिकली अरेंज करते हैं। इन विच इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, हम मेटल को वर्टिकली अरेंज करेंगे कि कैसे, उसके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ऊपर हाईली रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, फिर उससे कम, फिर सबसे कम रिएक्टिव। मींस द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द वर्टिकल कॉलम अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग इन रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग इन देयर एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। एक सीरीज जिसमें मेटल को हम हाईली रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ क्या करें, उसे सजाएं वर्टिकल कॉलम में, इसी सीरीज का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो आप पता कर लोगे कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन किसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको लिखवाने वाला हूं रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखिए ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज होने जा रहा है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि जो भी मेटल्स हैं उसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या किए हैं, इसको अरेंज किए हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि मेटल्स को उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसके वर्टिकल कॉलम्स में, आपको पता है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है और वर्टिकल मींस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने मेटल को अरेंज किया है इन द वर्टिकल कॉलम, इसके वर्टिकल कॉलम्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, इसको अरेंज किया है। ठीक है, यहाँ देखो सबसे पहले हम लोगों ने नाम लिया है किसका, पोटेशियम का, फिर हमने लिया है किसको, सोडियम का, फिर हमने लिया है कैल्शियम का, फिर हमने लिया है मैग्नीशियम का, फिर हमने लिया है एल्युमिनियम का, फिर हमने लिया है किसका, जिंक का, फिर आयरन, देन आफ्टर लेड, देन आफ्टर नॉन मेटल विच इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन से जितने नीचे वाले हैं ये सब क्या होंगे, लेस रिएक्टिव मेटल होंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन, फिर आएगा उसके बाद से क्या होगा, कॉपर, कॉपर के बाद फिर क्या आएगा, मरकरी, मरकरी के बाद फिर क्या आएगा, सिल्वर, सिल्वर के बाद फिर क्या आएगा, प्लेटिनम, और प्लेटिनम के बाद फिर क्या आएगा, गोल्ड। मींस यू कैन बी अरेंज द मेटल, ये हमने मेटल को क्या किया, अरेंज किया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, नॉट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग। तो मैंने यहाँ पे देखो अरेंज जो किया है वो मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया है, अरेंज किया, और यही रिएक्टिविटी सीरीज है। तो देखो ऊपर से जब तुम नीचे की तरफ जाओगे ना, देखो इस एरो को, यहाँ एरो को देखो, जब तुम ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे एरो में, मतलब जब तुम ऊपर से नीचे की तरफ अगर जाओगे तो तुम्हारा रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब कि कहने का अर्थ है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, पोटेशियम होगा। मींस पोटेशियम सोडियम को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों, क्योंकि पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, तो हाईली रिएक्टिव अपने से लेस रिएक्टिव को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। मींस पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन सोडियम कभी पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। देखो सोडियम जो है वो कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कैल्शियम कभी सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है, मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है, एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है, किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है।
बट लेकिन अगर कोई को कुछ बोला जाए कि व्हाट अबाउट देयर कैल्शियम, क्या कैल्शियम को भी पोटेशियम को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं, मींस ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है। ऊपर वाले नीचे वाले मेटल को क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले मेटल ऊपर वाले को कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकते, उसके सॉल्यूशन में डिस्प्लेस नहीं कर सकते। मींस दैट्स एरो टेल दैट रिएक्टिविटी डिक्रीज है। ये एरो जो बताता है वो ये बताता है कि जब आप इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे जाइएगा तो रिएक्टिविटी क्या होगा? घटेगा। लेकिन अगर आप रिएक्टिविटी में नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, मतलब अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा, लेकिन अगर तुम बॉटम टू टॉप जाओगे, ठीक है ना बाबू, तो जब तुम बॉटम से टॉप जाओगे तो तुम्हारा रिएक्टिविटी क्या होने जा रहा है? इंक्रीज होने जा रहा है। दैट मींस रिएक्टिविटी विल बी इंक्रीजेज, वहां पे रिएक्टिविटी क्या होगा? तुम्हारा इंक्रीज करेगा। मतलब कहने का अर्थ होगा कि नीचे वाले सबसे लेस रिएक्टिव होंगे, उससे ऊपर वाले उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। मींस कहने का अर्थ है कि गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव अब कौन सा होगा? नीचे से ऊपर आ रहा है ना, तो गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव प्लेटिनम, प्लेटिनम से ज्यादा रिएक्टिव सिल्वर, सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव मरकरी, मरकरी से ज्यादा रिएक्टिव कॉपर, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव लेड, लेड से ज्यादा रिएक्टिव आयरन, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव जिंक, जिंक से ज्यादा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से फिर ज्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कॉपर, कॉपर से सोडियम, सोडियम से फिर पोटेशियम। मींस यू टेल दैट फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड रिएक्टिविटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। फॉर टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी विल बी डिक्रीज है। तो हमें कहां देखना है? टॉप टू बॉटम ही देखना है। आप डाउनवर्ड टू अपवर्ड मत जाइएगा, टॉप टू बॉटम आइएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज इन विच मेटल विल बी अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग ऑफ रिएक्टिविटी। ये आपको याद होना चाहिए। तो चलिए, इस रिएक्टिविटी के थ्रू आपको क्या क्या कंक्लूजन मिला वो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं फीचर्स विच आर बी रिलेटेड विद रिएक्टिविटी ऑर्डर। इस रिएक्टिविटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम कौन कौन से बातें जानते हैं? तो कहता है पहला जानते हैं कि द मेटल्स विच आर एट टॉप टू बी रिएक्टिविटी सीरीज। कहता है कि जो मेटल इस रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होते हैं? टॉप पे हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे कौन कौन से मेटल है? तो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे मेटल है पोटेशियम, सोडियम और कौन से? कैल्शियम। तो कहते हैं कि दोज मेटल विच आर बी टॉप टू द रिएक्टिविटी सीरीज, जो मेटल रिएक्टिविटी के टॉप पे हैं वे क्या होते हैं? दे आर बी हाईली रिएक्टिव मेटल। ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। मतलब ये इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि किसी भी दूसरे मेटल को क्या कर सकते हैं? उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं। मतलब सोडियम को अगर डिस्प्लेस करना हो तो किसी को डिस्प्लेस कर देगा एक्सेप्ट पोटेशियम को छोड़ करके, क्योंकि पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है। तो पोटेशियम चाहे तो सबको डिस्प्लेस कर देगा, सोडियम चाहे तो पोटेशियम को छोड़ के सबको डिस्प्लेस कर देगा, कैल्शियम चाहे तो सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के सबको डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो द टॉप ऑफ द मेटल विच आर बी रिएक्टिविटी सीरीज विच आर बी हाईली रिएक्टिव, ये सबसे ज्यादा क्या होंगे? हाईली रिएक्टिव होने जा रहे हैं। सेकंड नंबर, द मेटल्स विच आर बिलो फ्रॉम द हाइड्रोजन, जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे है। तो हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन से मेटल है? देखो बाबू, कॉपर है, कॉपर के बाद फिर क्या है? मरकरी है, मरकरी के बाद फिर सिल्वर, सिल्वर के बाद फिर प्लेटिनम एंड गोल्ड। तो कहते हैं जो हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल्स हैं दे आर लेस रिएक्टिव। ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं? रिएक्टिव कम होते हैं। ये सबसे लेस क्या होते हैं? रिएक्टिव मेटल होते हैं। कौन? जो हाइड्रोजन से क्या होते हैं? नीचे होते हैं, ठीक है ना। मतलब ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो किसी को जल्दी डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे अगर तुम सिल्वर की बात करते हो तो सिल्वर जल्दी किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, गोल्ड जल्दी किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए आपको पता भी है कि सिल्वर और गोल्ड में कभी भी जंक नहीं लगता है, कोरोजन नहीं फैलता है, ठीक है। रीजन क्या है? बिकॉज यू कैन सी दैट दिस आर बीन इन डाउन टू द रिएक्टिविटी से। ये सबसे ज्यादा क्या इनर्ट वाले हैं, ये जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करते, ये चुपचाप ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं, ये इंतजार करते रहते हैं कि बस मुझे सोना है, खाना है, रहना है। तो ऐसे टाइप की क्या है? मेटल्स हैं, दीज आर वीक इन रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो दो बातें क्लियर हुई कि हाईली टॉप मोर रिएक्टिव, लोएस्ट, ठीक है, डाउनवर्ड बॉटम लेस रिएक्टिव। क्लियर? ये जल्दी रिएक्शन नहीं करने जा रहे, जल्दी आपको किसी के साथ डिस्प्लेसमेंट नहीं करने जा रहे। इसलिए मैंने यहां लिख भी दिया है कि लेस रिएक्टिव में एजी आएगा मतलब सिल्वर आएगा, एयू मतलब गोल्ड आएगा, पीटी मतलब प्लेटिनम आएगा, फिर क्या आएगा? एचजी मतलब मरकरी आएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है, जो है आपके सामने है। थर्ड नंबर, दोज मेटल्स विच आर अबव टू द हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी, जो मेटल, ठीक है, तीसरी में बात कर रहा हूं, दो बातें आपको क्लियर हो गई, तीसरी में बातें कर रहा हूं। दोज मेटल्स विच आर अबव टू द हाइड्रोजन, वैसे मेटल जो हाइड्रोजन से क्या है? ऊपर है। तो हाइड्रोजन से ऊपर कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल मतलब कहां से? लेड से लेकर के कहां तक? पोटेशियम तक, ठीक है ना, या पोटेशियम से लेकर के कहां तक? लेड तक। तो दोज मेटल विच आर अबव फ्रॉम द हाइड्रोजन मींस पोटेशियम टू लेड, मैं उसकी बातें कर रहा हूं। दे कैन डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, ये ऐसे मेटल है जो क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये तो तुम भी समझ सकते हो क्यों नहीं डिस्प्लेस कर पाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन से ये क्या है? मोर रिएक्टिव है, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हो तो क्या हो रहा है? रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन से जब ऊपर है तो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है ना, तो जब ये हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। मींस यू कैन से दैट कि जो
हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि जिंक है तो जिंक देखो क्या है, तो जिंक हाइड्रोजन से क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो जिंक क्या कर सकता है, तो जिंक एसिड से हाइड्रोजन को यहां से क्या कर सकता है, निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है और मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो जिंक हाइड्रोजन को यहां से हटा करके उसका प्लेस ले लेगा एंड द फॉर्मेशन ऑफ ZnSO4 और हाइड्रोजन वहां से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स है वही सिर्फ हाइड्रोजन गैस का क्या करेंगे, एसिड के थ्रू क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। मींस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करने के लिए जो हम रिएक्शन देते हैं मेटल प्लस एसिड देन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, देन ओनली पॉसिबल दोज मेटल व्हिच आर अबव फ्रॉम हाइड्रोजन। वैसे मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर है वही सिर्फ एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट करेंगे। लेस रिएक्टिव मेटल में अगर तुमने ले लिया, जैसे तुमने यहां पे ऐसे ले लिया H2SO4 और प्लस तुमने यहां पे जिंक के जगह पे क्या डाल दिया, कॉपर डाल दिया, तो देखो यहां पे कॉपर हाइड्रोजन से क्या है, लेस रिएक्टिव है, ये रिएक्शन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी हाईली रिएक्टिव डिस्प्लेस करेंगे, लेस रिएक्टिव डिस्प्लेस नहीं करेंगे। मींस मैग्नीशियम देखो, अब मैग्नीशियम HCl के साथ क्या रिएक्शन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मैग्नीशियम यहां से हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम यहां पे देखो हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है। तो जो ऊपर वाले मेटल्स है वो क्या है, आपको पता है ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी घट रही है, इसका मतलब कि ऊपर वाले मेटल नीचे वाले से क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है एंड देन फॉर्मेशन ऑफ Mg, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, Cl को अपने साथ जोड़ के क्या बना देगा, MgCl2 का फॉर्मेशन कर देगा एंड देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस को यहां से क्या कर देगा, निकाल देगा। दैट मीन्स द हाइड्रोजन से एबव वाले मेटल हाइड्रोजन को उसके एसिड से डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो तीन बातें क्लियर हुई कि जो सबसे टॉप वाले हैं वो हाईली रिएक्टिव है, जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, और जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले सारे मेटल हैं वो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये तीन बातें क्लियर हुई ड्यू टू रिएक्टिविटी सीरीज, सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज से। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को स्टूडेंट को अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना तो उसको आधा से अधिक रिएक्शन उसको लिए इजी हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि यू विल बी अंडरस्टैंड, यू विल बी रिमेंबर दैट दिस रिएक्टिविटी सीरीज, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर कंक्लूजन पे आते हैं। कहता है कि चौथा क्या कंक्लूजन है, तो तीन तो कंक्लूजन हो गया, चौथा कंक्लूजन है कि व्हाट अबाउट द मेटल व्हिच आर बिलो द हाइड्रोजन, जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे है उनका क्या। तो कहता है कि जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे हैं वे कभी भी हाइड्रोजन को एसिड से नहीं निकाल पाएंगे। कहता है क्यों नहीं निकाल पाएंगे सर, तो इसलिए नहीं निकाल पाएंगे कि ये खुद हाइड्रोजन से क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो आपको एसिड से हाइड्रोजन गैस कब निकलेगा, जब हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट करेंगे, जब हाइड्रोजन को हटाएगा तब तो एसिड का क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो अगर आपने कॉपर ले लिया और कॉपर को तुमने H2SO4 में डाल दिया तो H2SO4 को क्या हाइड्रोजन निकाल पाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि कॉपर तो खुद हाइड्रोजन से क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो जब कॉपर खुद हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है तो खुद वो हाइड्रोजन को हटा कैसे पाएगा, मींस कॉपर प्लस CuSO4 नो रिएक्शन। कभी भी कॉपर को अगर आप CuSO4 में डालोगे रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर खुद हाइड्रोजन से क्या है, लेस रिएक्टिव है। मतलब 100 बात की एक बात है कि जो हाईली रिएक्टिव होंगे वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करके रिएक्शन को आगे लेके जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे। जो लेस रिएक्टिव होंगे वो कभी भी हाईली रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। यही रीजन है कि Cu जो था वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, तो जो यहाँ पे Zn था वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करके ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाया। लेकिन यहीं पर Cu जब आया और H2SO4 में डाला गया तो ये रिएक्शन नहीं किया, बिकॉज Cu इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, क्योंकि Cu रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो जो नीचे वाला होगा वो कभी ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा, ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। यही हमारा 5 नंबर टॉपिक भी है। तो फिफ्थ में मैंने आपको सारी बातों का कंक्लूजन निकाल करके ये बताया है कि दोज मेटल विच आर अबव इन रिएक्टिविटी सीरीज, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, ऊपर है, वो क्या करेंगे, डिस्प्लेस द मेटल बिलो द पोजीशन ऑफ रिएक्टिविटी। जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो अपने से नीचे वाले को उसके सॉल्यूशन से क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि जो मेटल ठीक है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो अपने से नीचे वाले को उसके सॉल्यूशन से क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। नीचे वाला कभी भी अपने से ऊपर वाले मेटल को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जैसे अगर CuSO4 का एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है, और तुम उसमें अगर जिंक डाल देते हो तो जिंक जो है वो कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जिंक जो है वो कॉपर से क्या है, ऊपर है।
जो जिंक है वो कॉपर से क्या है, ऊपर है, तो जब जिंक कॉपर से ऊपर है तो ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। इसलिए जिंक ऊपर है और मोर रिएक्टिव है, तो यहां से कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, एंड देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्या करेगा, ZnSO4 प्लस क्या लिख सकते हैं, CO। ये डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, वो ऊपर वाला मोर रिएक्टिव है ना, तो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन अगर यही रिएक्शन लिखा हो ZnSO4 एक्वस प्लस क्या, CO, तो जब ZnSO4 एक्वस मतलब क्या हो गया कि अब जो सॉल्यूशन हो गया वो किसका हो गया, हाईली रिएक्टिव का हो गया, और CU यहां पे क्या हो गया, लेस रिएक्टिव हो गया। तो लेस रिएक्टिव कभी भी मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो यू ऑलवेज रिमेंबर दैट highly reactive displaces the less reactive, means the element which are above the reactivity series displace the reactivity series in the lower region of metal। ऊपर वाले metals नीचे वाले metal को डिस्प्लेस करेंगे, नीचे वाले metals कभी भी ऊपर वाले metal को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। तो that is the criteria, that is the इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। अब यहां से आपको एग्जाम्पल जानना है कि व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर डिस्प्लेसमेंट की पूरी थ्योरी, पूरा इसका मैकेनिज्म यहां पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब सिर्फ और सिर्फ आपके यहां पे एग्जाम्पल क्या होते हैं, बचते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके साथ आगे जुड़ रहा हूं एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो अबाउट ज्यादा देर टाइम नहीं लगेगा, अबाउट 20 मिनट्स या 15 मिनट्स में हम लोग उसको क्या करेंगे, बाइंड अप करेंगे। क्योंकि जब आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा तो एग्जाम्पल में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होने नहीं जा रही है। देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल इसके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं उसको हम लोग कर लेते हैं इसको, क्योंकि हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो भी मैकेनिज्म था वो पूरा कंप्लीट कर लिया। हाउ कैन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये पूरा हो गया। अब एग्जाम्पल्स पे हम लोग आते हैं, व्हाट अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो जिंक प्लस FeSO4, ठीक है, मेटल है जिंक, और मेटल का रिएक्शन, ठीक है, जिंक मेटल का रिएक्शन हम लोग फेरस सल्फेट के साथ क्या कर रहे हैं, इसका रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या जिंक इस Fe को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कहता है कि कैसे होगा, कहता है कि ये आपको जानना पड़ेगा कि जिंक क्या Fe को, क्योंकि यहाँ पे जिंक क्या है, जिंक को क्या करना पड़ेगा, Fe को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तभी तो जिंक FeSO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, ZnSO4 प्लस क्या कर रहा है, Fe का फॉर्मेशन कर रहा है। ये कब क्लियर होगा, जब आपको पता है होगा कि जिंक इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। तो कहता है कि आप अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद हो तो आप यहाँ पे देखोगे कि जिंक जो है, ठीक है ना, जिंक जो है वो Fe से क्या है, ऊपर है। जिंक देखो यहाँ पे जिंक जो है, जिंक ऊपर है और आयरन जो है वो क्या है, उससे नीचे है। मतलब जिंक आयरन से क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, जिंक डिस्प्लेसेस द आयरन, जिंक आयरन को यहां से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। मींस जिंक आयरन को यहां से डिस्प्लेस करके और SO4 के साथ बाइंड अप करके क्या बना देगा, देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ZnSO4 प्लस क्या हो जाएगा, Fe का फॉर्मेशन। बट कैसे होगा, तो देखो FeSO4 एक क्या है, आयनिक कंपाउंड है, वाटर में जाने के बाद आयोनाइज होगा, क्या बनाएगा Fe। तो Fe के ऊपर कितना चार्ज आता है, तो Fe की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। मींस Fe फॉर्म Fe2 प्लस और सल्फेट पे कितना आएगा, SO4 2-, ठीक है। अब देखो जिंक जो है वो मेटल है, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो जिंक की एटॉमिक नंबर 30 होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 8 18 और क्या आएगा, 2 आएगा। मींस जिंक के आउटमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब जिंक कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो जिंक सॉल्यूशन में अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा, और लॉस करने के बाद क्या बना देगा, Zn2 प्लस। अब Zn2 प्लस जिंक जो है वो आयरन से क्या है, हाईली रिएक्टिव है। अब यहां से क्या करेगा, जिंक आयरन को सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और जिंक अब आयरन यहां से निकल गया और जिंक उसके प्लेस पे आकर के SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ZnSO4 एंड द Fe सॉलिड। अब कहता है कि रिएक्शन से पहले जो सॉल्यूशन का मीडियम था वो कैसा था, लाइट ग्रीन। मतलब जो सॉल्यूशन हो रहा था उस सॉल्यूशन में पहले जो रिएक्शन नहीं हुआ था तब तक सॉल्यूशन कैसा था, लाइट ग्रीन। कहता है क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या था, FeSO4 था, और FeSO4 का कलर कैसा होता है, लाइट ग्रीन होता है, ठीक है। अब यहां पे सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कहता है कि क्या कलर चेंज हो जाएगा, पहले जो सॉल्यूशन रहेगा वो लाइट ग्रीन रहेगा, लेकिन जैसे ही रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा तो अब यहाँ पे FeSO4 थोड़े रहेगा। अब क्या हो जाएगा, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट दे कन्वर्ट इनटू ZnSO4, और ZnSO4 का कलर कैसा होता है, कलरलेस। मींस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, लाइट ग्रीन से कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। मीडियम कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और जो मेटल
क्या जिंक जो था, जिंक का कलर कैसा होता है, सिल्वर कलर का होता है। तो जो मेटल सिल्वर कलर का था, अब वो मेटल का कलर कैसा हो जाएगा, तो डार्क किस कलर का, ग्रे कलर का हो जाएगा, भूरे रंग का हो जाएगा। कहता है कि ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि पहले जो था वो जिंक था, ठीक है, अब जो है जिंक ना होकर के क्या है, दैट्स प्लेस ऑफ Fe। तो Fe का कलर डार्क कैसा होता है, डार्क ग्रे होता है। पहले जो सॉल्यूशन था वो फेरस सल्फेट का था, अब ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट होता है, और जिंक सल्फेट का कलरलेस कैसा होता है, नो कलर, कलरलेस होता है। अब ये क्लियर तब हो रहा है जब आपको पता है कि विच इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। जिंक इज मोर रिएक्टिव सो दे कैन डिस्प्लेस दैट Fe। अब कहता है कि Mg प्लस CuSO4 क्या रिएक्शन करेगा, तो कहता है कि एक बार देख लीजिए कि Mg प्लस आपका CuSO4 रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। कहता है क्या देखना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे थोड़ा एक बार सीरीज में देखो, आप यहाँ पे सीरीज में देखो तो आपको देखना है कि Mg ज्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। तो आप एक बार यहाँ देखो, Mg जो है वो क्या है आपका मोर रिएक्टिव है, Mg जो है वो आपका क्या है, मोर रिएक्टिव है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, कॉपर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैग्नीशियम जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कहां पे है, नीचे है। इसका मतलब कि मैग्नीशियम कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब कि मैग्नीशियम कॉपर को क्या कर सकता है, उसके सॉल्यूशन से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। मींस वो उसके सॉल्यूशन से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, और वो करेगा भी। तो इसलिए देखो Mg यहां से कॉपर को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है, और डिस्प्लेस करने के बाद दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ MgSO4। यहां पे क्या बना है, MgSO4 का फॉर्मेशन हुआ है, एंड ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सॉलिड, और साथ में क्या हुआ है, कॉपर सॉलिड का क्या हो गया है, फॉर्मेशन हो गया है। थर्ड नंबर रिएक्शन पे आओ, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट थर्ड नंबर रिएक्शन है, दैट इज थार्माइट रिएक्शन। सीबीएसई के एग्जाम में कम से कम 3 या 4 टाइम्स पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। थार्माइट रिएक्शन एग्जाम में कम से कम 3 to 4 टाइम्स पूछा गया है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। थार्माइट रिएक्शन में क्या है, फेरिक ऑक्साइड लिया जाता है। इन द थार्माइट रिएक्शन वी कैन यूज द फेरिक ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड रिएक्शन विद एल्युमिनियम। फेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, एल्युमिनियम के साथ कराते हैं। एल्युमिनियम आयरन से क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से एल्युमिनियम यहां से क्या करेगा, Fe को यहां से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जो एल्युमिनियम है वो आयरन से क्या है, मोर रिएक्टिव है, और इस कंडीशन को फॉलो करते हुए ये Fe को वहां से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करने के बाद आयरन वहां से निकल जाएगा, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ Al2O3, और इस तरह से वहां पे एल्युमिनियम गया तो एल्युमिनियम Fe का प्लेस ले लेगा और क्या बना देगा, तो जैसे Fe2O3 था वैसे Al2O क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस यहां से क्या हो जाएगा, Fe बाहर निकलेगा। अब इस रिएक्शन को कराने के लिए काफी हाई टेम्परेचर दिया जाता है, अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कि आप इसे सोचो कि जब ये रिएक्शन 3000 डिग्री सेल्सियस पे होता होगा तो जो आयरन प्रोड्यूस होता होगा वो तो सॉलिड नहीं होता होगा, क्या होता होगा, मोल्टेन, लिक्विड स्टेट में क्या होता है, निकलता होगा। दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ Fe विच इज इन मोल्टेन, और साथ साथ में हाई अमाउंट ऑफ हीट भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। मींस इट इज ए टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब कहता है कि सर ये थार्माइट रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी आप देखते हो रेलवे लाइन की, जैसे देखोगे रेलवे लाइन के जो बीच बीच में गैप होते हैं, जैसे दो रेलवे लाइन को क्या करना है, दो रेल के लाइन को क्या करना है, ज्वाइंट करना है। तो ये 2 लाइन है, इन दोनों के बीच में गैप है, इस दोनों गैप को भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी रिएक्शन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। फेरिक ऑक्साइड का रड लिया जाता है और फेरिक ऑक्साइड के रड को एल्युमिनियम के साथ डाल करके उसे हीट किया जाता है। हीट करने के बाद फेरिक ऑक्साइड पूरा पिघल जाता है, और पिघलने के बाद एल्युमिनियम फेरिक को क्या कर देता है, डिस्प्लेस करके क्या बना देता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या कर देता है, फॉर्मेशन करता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जब फेरिक ऑक्साइड का एल्युमिनियम से रिएक्शन होगा तो एल्युमिनियम वहां से क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब कि आयरन जो होगा वो क्या हो जाएगा, मोल्टेन स्टेट में पिघल के निकलेगा, और जो आयरन पिघल करके निकलेगा वो दोनों के बीच के गैप को क्या कर देगा, भर देगा। और ऊपर से एल्युमिनियम ऑक्साइड जो देखो यहाँ बन रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड ऊपर से क्या हो जाएगा, लेयर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा। और एल्युमिनियम ऑक्साइड में कभी भी कोरोजन नहीं होता है, रस्टिंग नहीं होती है, जंक नहीं लगती है, इसलिए कभी भी रेलवे लाइन के उस ज्वाइंट पर कभी भी जंक नहीं लगेगा, एक्सीडेंट कभी भी नहीं होने के चांसेस है। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थार्माइट रिएक्शन। व्हेन फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम they form aluminum oxide and also the Fe. This reaction is called thermite reaction, and this is used for the welding of jointing of railway track। जहां पर रेलवे ट्रैक को जोड़ा जाता है वहां पर इस रिएक्शन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है।
इसके अलावा और भी कुछ रिएक्शंस है, लाइक कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन विथ Mg। तो Mg क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ MgO प्लस क्या हो जाएगा, Cu का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जिंक का रिएक्शन अगर HCl के साथ कराओगे तो अभी मैंने बताया था HCl क्या होता है, एसिड होता है, और जिंक क्या है, तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से क्या है, तो जिंक जो है हाइड्रोजन से क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। आप देख भी सकते हो कि हाइड्रोजन से जिंक कहाँ है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। इसलिए जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करने के बाद फॉर्मेशन ऑफ ZnCl2 जिंक क्लोराइड बना देगा, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये तो हुआ मेटल, मेटल का क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट करना है। अब कहते हैं क्या नॉन मेटल को भी डिस्प्लेस करता है, बिल्कुल करता है। तो चलिए हाउ कैन नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है, ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो कहता है कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन मेटल में कुछ नॉन मेटल है जिसमें ही रिएक्शन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। कहता है कि कुछ ऐसे नॉन मेटल है, जैसे वे नॉन मेटल कौन से होते हैं, लाइक आयोडीन विच इज ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। यही नॉन मेटल है जिसमें जनरली क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। मींस आयोडीन में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, ब्रोमीन में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, क्लोरीन में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, और फ्लोरीन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। अब देखो आयोडीन सबसे क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, उसके रिस्पेक्ट में ब्रोमीन क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में क्लोरीन क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में फ्लोरीन क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। मतलब कि आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन। मतलब कि आयोडीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन ब्रोमीन कभी भी आयोडीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन ब्रोमीन कभी भी क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। फ्लोरीन चाहे तो क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को, किसी को भी क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की है, तो वो तो किसी को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं बता देता हूं, आयोडीन सबसे लेस रिएक्टिव है। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर को क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे लेस रिएक्टिव आयोडीन है, तो आयोडीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है, फ्लोरीन सबको क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। अब देखिए When chlorine reacted with KBr, अगर आप क्लोरीन का रिएक्शन पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ कराओ, KBr मतलब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड पोटेशियम ब्रोमाइड, दैट इज कॉल्ड पोटेशियम ब्रोमाइड। जब क्लोरीन का रिएक्शन आप पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ कराओगे तो क्लोरीन, ठीक है, Cl जो है, यहां देखो Cl जो है वो Br से क्या है, मोर रिएक्टिव है। Br के रिस्पेक्ट में Cl क्या है, मोर रिएक्टिव है। इसका मतलब कि यहां से Cl मोर रिएक्टिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू Br, तो Cl क्या करेगा, यहां से Br को यहां हटा देगा, और हटाने के बाद Br के जगह पे Cl चला जाएगा, एंड दे फॉर्मेशन ऑफ KCl, पोटेशियम क्लोराइड बना देगा, और साथ साथ में यहां पे क्या बना देगा, फॉर्मेशन ऑफ Br2, और ब्रोमीन गैस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। मतलब कि जिस फॉर्म में Cl2 था उस फॉर्म में Br2 चला जाएगा, जिस फॉर्म में Br था उस फॉर्म में क्या हो जाएगा, KCl हो जाएगा, Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे KCl कर दे रहे हैं, तो आपको वैलेंसी पता होना चाहिए कि पोटेशियम के ऊपर एक प्लस होता है, Cl का 1 माइनस होता है, एक प्लस एक माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, KCl बनेगा। फिर देखो Br2 प्लस Ki, Br2 प्लस Ki, ब्रोमीन का रिएक्शन अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा, तो देखो ब्रोमीन जो है, यहां देखो ब्रोमीन जो है वो आयोडीन से क्या है, मोर रिएक्टिव है। इसका मतलब ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है, मींस दे कैन फॉर्म Br, यहां से I को हटाएगा, क्या बना देगा, KBr बना देगा, प्लस यहां से क्या हो जाएगा, I2 का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारा पूरा क्या स्लॉट था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का था। अब अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पूरा अच्छे ढंग से समझा होगा तो देन यू कैन कंप्लीट योर ऑल क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एंड द अदर बुक्स लाइक कार्डोवा, लाइक एस चंद, ठीक है, एंड योर अदर बुक्स लाइक द प्री फाउंडेशन बुक्स ऑफ नीट। ठीक है, अगर आपने अच्छा से पूरा ये समझ लिया होगा तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं होंगे जो आप क्लियर नहीं कर सकते, जो आपके एनसीईआरटी के हो, चाहे आपके कार्डोवा के हो, चाहे आपके एस चंद के हो, चाहे आपके पास दिनेश का बुक हो, या फिर आपके पास प्री फाउंडेशन नीट की बुक हो, या फिर IIT JEE की बुक हो। क्लियर, तो इसको आप अच्छे से पूरा क्लियर समझे। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बेशक फ्री है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ योर टोटल कम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीटेड, आपका मैंने पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट कर दिया, और आप इसको देखते रहें, और हमेशा जैसे आप जुड़ते रहते हो वैसे मेरे साथ हमेशा जुड़े रहो।
अगले वीडियो में मैं आपके साथ फिर से जुड़ने वाला हूं। द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेकर के, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट में भी दो तरह के डिस्प्लेसमेंट होते हैं, क्योंकि ये मैंने अभी जो पढ़ाया था दैट इज द ओनली फॉर डिस्प्लेसमेंट विच इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद से जो आने वाला है दैट इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेरे वीडियोस बेशक थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि मैं अपने कंटेंट को कभी भी छोड़ करके नहीं पढ़ाता हूं। मैं अपने पूरे कंटेंट को आपको 100% देता हूं। मैं भी वीडियो 10 मिनट का 5 मिनट का बना सकता था, लेकिन उससे आपको या फिर आपके सिलेबस को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। आप फुल स्लॉट वीडियो देखें और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें। फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ मिल रहा हूँ। हाँ, और एक और बात कि आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कम से कम 4 स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करें, और अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो मेरे पीछे वाले जितने वीडियोस हैं वो एक बार जरूर वॉच करें, जहाँ पे आप इस पूरे लेसन के अलग अलग वीडियोस आप वॉच कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।